नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार ने भरा पर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष समेत 17 दलों के नेता मौजूद। बताया विचारधारा और सिद्धांत की लड़ाई। एयर इंडिया में होगा विनिवेश। कैबिनेट ने वित्त मंत्री की अगुवाई में समिति बनाने को दी मंजूरी। भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर। जीएसटी लागू करने की तैयारी पूरी। वित्त मंत्री ने शंकाओं को किया खारिज। समारोह में शामिल नहीं होगी टीएमसी। कपड़ों पर 5% जीएसटी के खिलाफ हड़ताल जारी। 2 दिन में 40,000 करोड़ का नुकसान। 1 जुलाई से बेमियादी बंद की चेतावनी। एक जुलाई से आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी। नियमों की अधिसूचना जारी। नए पैन और रिटर्न के लिए भी जरूरी। और आइए देखते हैं पहली खबर। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 17 दलों के नेता मौजूद थे। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से होना है। नामांकन का आज आखिरी दिन था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुधवार को विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने नामांकन दाखिल किया। मीरा कुमार ने लोकसभा महासचिव के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद मीरा कुमार ने इसे विचारधारा की लड़ाई बताया। कि विचारधारा की लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। ये विचारधारा जनतांत्रिक मूल्यों, समावेशी समाज का निर्माण, इन सब मूल्यों पर आधारित ये विचारधारा है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत 17 दलों के नेता भी साथ थे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। नेताओं ने इसे वैचारिक लड़ाई बताते हुए मीरा कुमार को समर्थन देने की बात कही। हम लोग के लिए एक विचारधारा, सूलों और सच्चाई के लिए लड़ाई और लड़ेंगे। हम खड़े हैं उस तरफ जो इस संविधान की रक्षा करके इसको मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ खड़े हैं वो जो संविधान की बुनियाद को ही वो जो है कमजोर करना चाहते हैं। लड़ाई वो है। लंबी राजनीतिक जीवन है और बहुत ऊंचे पदों पर रही हैं और अपने आप में भी उनकी शख्सियत जो है वो बहुत ऊंची है। मीरा कुमार अपने प्रचार अभियान की शुरुआत 30 जून को गुजरात के साबरमती आश्रम से करेंगी। इसके बाद वो देश के कई राज्यों का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का मुकाबला बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद से होना है। मतदान 17 जुलाई को होगा। 20 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नव विक्रम सिंह और रविंद्र सोरान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और विपक्षी उम्मीदवार और राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल जुड़ रहे हैं। मीम साहब, स्वागत है आपका। जिस तरीके से मीरा कुमार ने नामांकन किया और जो बात सब साफ तौर पर कही कि विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन मीम साहब किस तरीके से इसे आगे ले जाएंगे? क्योंकि कोई भी चुनाव हो, संख्या बल सबसे अहम होता है और फिलहाल ऐसा लगता है कि आप लोग जो सरकार या दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनसे थोड़ा पीछे हैं दौड़ में। देखिए, मामला संख्या का है ही नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर कोई व्हिप जारी नहीं होता। आपने ये भी सुना होगा कि कल मीरा कुमार जी ने एक बात कही थी और ये कहा था कि लोग कॉन्साइंस वोट करें, यानी जिनको उनका दिल चाहे उसको वोट करें, जहां उनका दिल ठुके वो ज़रूर उसको वोट करें। तो ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात ये कि अगर संख्या बल कम भी हो, अब मान भी लें इस बात को, तो इससे कहीं ये स्पष्ट नहीं होता कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग चुनाव लड़े, बहुत बड़ा चुनाव हम हार गए 2014 के अंदर, लेकिन क्या आगे अगर उसी तरह का प्रोपेगेंडा होता है तो लोग हमसे कहेंगे कि आप लोकसभा भी मत लड़िए,
तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी फिर तो चुनाव लड़ना, ये आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया का एक बड़ा हिस्सा रोज़ाना आंकड़े दिखा रहा है कि उनके पास 60% वोट है, कोई 65 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है। बस दौड़ लगी हुई है ये बताने के लिए कि वो तो जीते पड़े हुए हैं। अरे भाई, आप इसमें पार्टी क्यों बन रहे हैं? किसके पास कितना वोट है इससे क्या मतलब है? चुनाव डेमोक्रेसी में होता है और वो हो रहा है। बस इतना मैं कहता हूँ कि जो आम दूसरे चुनाव होते हैं उनके मुकाबले में ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। बिल्कुल। और इसके अंदर एक संयम, एक इसके अंदर कहना चाहिए कि एक अखलाक जो होता है इंसान का, वो दिखना चाहिए कैंडिडेट की तरफ से भी, और अगर पार्टियां उसको सपोर्ट कर रही हैं या ना सपोर्ट कर रही हैं उनकी ओर से भी, उनकी तरफ से भी जिस तरह के बयानात आने चाहिए वो बहुत सुलझे हुए, बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। एक और बात, कम से कम मैं तो इस बात का कायल हूँ, पिछले 10 दिन से मैं हर टेलीविजन चैनल की बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर किसी भी कैंडिडेट के बारे में एक जुमला भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। सर्वोच्च पद देश का है और उसकी एक ये देखना प्रतिष्ठा चाहिए है। कि एक चुनाव बड़ा अहम है। बिल्कुल। मैं एक मीम से समझना चाहूँगा, हर बार हम जब चुनाव को देखते हैं, खासतौर पर राष्ट्रपति पद का चुनाव, वह बहुत अहम है कि वैचारिक सैद्धांतिक एक लड़ाई होती है, हार जीत उस मायने नहीं रखते हैं। और कहा यह भी जाता है कि ये चुनाव असल में जो राजनीतिक एकजुटता है दलों के बीच में, उसको भी कई बार मजबूती देता है। कई सारे दल आपके साथ खड़े हुए नामांकन के वक्त मौजूद थे। क्या और उम्मीद दिखती है क्षेत्रीय पार्टियों में या किन इलाकों में जहां पर आपको लगता है कि उन दलों को आपके साथ खड़ा होना चाहिए? तो मीरा कुमार ने आज नामांकन दाखिल किया है और 17 दलों का समर्थन कांग्रेस समेत है, लेफ्ट पार्टियां, बीएसपी और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन सबसे अहम जो बात निकलकर सामने आई है कि मीरा कुमार ने खुद कहा कि असल में लड़ाई सैद्धांतिक है, विचारधारा की लड़ाई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और की ओर से रामनाथ कोविंद हैं और कांग्रेस और विपक्ष के कई जो दल हैं उनकी ओर से मीरा कुमार मैदान में हैं। ये सबसे अहम बात होती है इन चुनाव में कि यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होता है, इसका जिक्र खुद कई पार्टियां कर चुकी हैं। मीम साहब, असल में ये चुनाव राजनीतिक दलों की एकता को भी कई बार सामने लाता है, मजबूत करता है। क्या आपको लगता है कि जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जिस तरीके से खड़े हुए हैं और कुछ और दलों की ओर से आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, गुंजाइश दिखती है? मीम साहब सुन पा रहे हैं आप? तो 17 दलों की ओर से मीरा कुमार ने नामांकन दाखिल किया और वहीं रामनाथ कोविंद की ओर से आज एक और सेट नामांकन का दाखिल किया गया है। और रामनाथ कोविंद लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और मीरा कुमार ने भी ऐलान किया है कि बहुत जल्द दूसरे राज्यों का दौरा करेंगी, अलग अलग दलों से मुलाकात करेंगी और अपने लिए समर्थन की मांग करेंगी। क्षेत्रीय दलों में बीएसपी पहले जो कि रामनाथ कोविंद के साथ खड़ी हुई थी, अब वो मीरा कुमार के साथ है, जिसका औपचारिक ऐलान मायावती की ओर से किया गया। एनसीपी, टीएमसी और कुछ और क्षेत्रीय दल भी मीरा कुमार के साथ नजर आए हैं, जिनमें लेफ्ट पार्टियां प्रमुख हैं। और वहीं राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए आज नामांकन का चौथा सेट दाखिल किया गया। ये सेट सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दाखिल किया। इसमें प्रस्तावक खुद नायडू हैं। वाईएसआर कांग्रेस के एस राजमोहन रेड्डी के हस्ताक्षर इस पर हैं। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और बीजेपी के दूसरे नेता मौजूद रहे। उधर कोविंद आज समर्थन जुटाने के लिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से उनके आवास पर मुलाकात की। केवल हमारा
33 पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए में है, उसके अलावा 5 पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए के बाहर है, वो लोग भी समर्थन देने के लिए घोषणा किया है। कैबिनेट ने एयर इंडिया में विनिवेश के सिद्धांतों से मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वित्त मंत्री की अगुवाई में एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट ने इसे मान लिया है। ये समिति विनिवेश से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिश देगी। कितनी हिस्सेदारी का विनिवेश होगा, इसका फैसला भी ये समिति करेगी। एयर इंडिया पर फिलहाल 52,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। साल 2012 में एयर इंडिया को 30,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया था। कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय हैं, ये अब ग्रुप लेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग के सुझावों को मंजूर कर लिया गया, जिसमें एचआरए समेत 34 बदलावों को मंजूरी दी गई है। इसका 47 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748 करोड़ का भार पड़ेगा। ये सिफारिशें 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी। टीएमसी ने जीएसटी के लिए 30 जून की आधी रात को होने वाले विशेष समारोह में शामिल न होने का ऐलान किया है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज इस बात की घोषणा की। उन्होंने जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार की एक बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए और समय की जरूरत है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। Small issues will always arise whenever you make a change of any kind. But I am sure that the system is fully geared up and the system will eventually smoothen itself out. कपड़े को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन जारी है और इसके चलते कारोबार पर रोज 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कपड़ा व्यापारी 5% जीएसटी लगाने के विरोध में है और मांग न माने जाने पर 1 जुलाई से आंदोलन को तेज करने की धमकी दे रहे हैं। देश भर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। दुकानों पर ताले लटके हैं और व्यापारी सड़कों पर धरना दे रहे हैं। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर देश के प्रमुख शहरों में कारोबारियों ने अपनी दुकानें मंगलवार से 72 घंटे के लिए बंद रखी हैं। हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से तथा जीएसटी काउंसिलिंग से ये मांग की है कि टेक्सटाइल घटक पे जिस तरीके का आपने कर ढांचा लगाया है उसमें हमारे सरलीकरण की मांग पे ध्यान दे करके आप इसे वन टाइम यार्न पर टैक्स ला करके और बाकी सारे घटकों को फ्री रखिए। व्यापारी जीएसटी के जरिए कपड़े पर 5% कर लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और कपड़े महंगे होंगे। साथ ही वो जीएसटी के सख्त नियमों को लेकर भी परेशान हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है जो कि व्यापारियों की समझ से बहुत दूर है और ये सारा काम पढ़े लिखने वाला कर रहे हैं। व्यापारी ज़्यादातर अपने बिजनेस की तरफ फोकस कर सकता है, वो किताबें बनाने की तरफ इस तरफ नहीं जा सकता। 3 दिन की हड़ताल के बाद व्यापारी 30 जून को काला दिवस मनाएंगे और मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। कपड़ा व्यापारियों का दावा है कि बंद से रोज 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जो कपड़े का व्यापार है वो एक व्यापार 10 बार 10 हाथों से निकल कर चलता है। अगर 10 बार होलसेल से रिटेलर से सेमी होलसेलर उपभोक्ता तक जो माल जाएगा ये 20 से % माल महंगा हो जाएगा और उपभोक्ता को ये महंगा माल मिलेगा। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% कर लगेगा। 1,000 रुपए से अधिक कीमत के परिधानों पर 12% जीएसटी लगाया गया है। देश में कपड़ा उद्योग $10,800 करोड़ का है और करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। लेकिन बीते 2 साल से इस कारोबार में सुस्ती देखी गई है। जीएसटी ने व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई। मणिपुर से बीजेपी सांसद भावानंद सिंह और ओडिशा के बीजू जनता दल सांसद प्रताप केशरी देव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुधवार को के भावानंद सिंह और बीजू जनता दल के प्रताप केशरी देव को शपथ दिलाई। के भावानंद सिंह ने मणिपुरी में और प्रताप केशरी देव ने उड़िया में शपथ ली। भावानंद सिंह ने कहा कि मणिपुर की समस्याएं सुलझाना उनकी प्राथमिकता होगी। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करना पड़ेगा। वी हैव टू एम्पावर द पीपल। वी कैन जस्ट क्रिएट जॉब्स। सो वी हैव टू डू सच अ वे दैट वी एम्पावर द पीपल टू गेट लाइक स्किल डेवलपमेंट इज देयर। सो वी हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन दैट। इस मौके पर सदन के नेता अरुण जेटली और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले अमेरिका के बयान में जम्मू कश्मीर को भारत प्रशासित बताया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में होते हुए भी प्रधानमंत्री ने इस पर विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वो इसका जवाब दे, देशवासियों को जवाब दे। वो जवाबदेही है पूरे देश के सामने। हमारे जो मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आईएनबी मिनिस्टर, इनको जवाब देना चाहिए, क्यों चुप है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा से पर्चे उछालने वाले 2 लोगों को 1 महीने के लिए जेल भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये दोनों आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इन्होंने सदन में पर्चे फेंके। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब 2 लोग दर्शक दीर्घा से खड़े होकर सदन में पर्चे फेंकने लगे। वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद विधानसभा ने जगदीप राणा और राजन कुमार को 30 दिन के लिए जेल भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया। सर्वसम्मति से पारित हुआ उन दोनों व्यक्तियों को 1 महीने के लिए जेल भेजा जाए, ऐसा मैं आदेश दे रहा हूं। बाहर निकाले जाने के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनसे मारपीट की। इस बीच पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने फोन करके पुलिस बुलाई। तरीका उनका सही या गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात उठाई है। उनको अंदर मार डाला जाएगा। जिस प्रकार से बंद करके हमले किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी बच पाएंगे। बीजेपी ने मांग की कि इस बात की जांच हो कि किसकी सिफारिश पर ये दोनों शख्स अंदर आए थे। ये स्पीकर की बहुत नाकामी है। विधानसभा के अंदर कोई इस तरह से घुस आए, पहले वो घुस आए, नारे लगाए और फिर एमएलए उसको पीटे, खूनो खून करें, उसको मारने तक जाएं। यह आज विधानसभा की गरिमा को सबसे बड़ी चोट लगी है। जगदीप राणा और राजन कुमार आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र गुरुवार तक चलेगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु विधानसभा में आज भारी अवरोध हुआ। विपक्षी डीएमके ने प्रतिबंधित गुटखा बेचने के लिए एक मंत्री को कथित घूस के मामले को उठाना चाहा। स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। डीएमके सदस्यों ने इस पर चर्चा की मांग की तो स्पीकर ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। और स्पीकर किसी व्यवस्था से नाराज डीएमके, कांग्रेस और आईएमयूएल विधायकों ने वॉकआउट किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गुटखा बनाने वाली कंपनी के यहाँ छापे में जब्त दस्तावेजों से इस घूसकांड का पता चला। 1 जुलाई से पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। सरकार ने इससे जुड़े नियम आज अधिसूचित कर दिए। वहीं नए पैन कार्ड के लिए आधार नंबर या पंजीकरण संख्या बताना जरूरी होगा। साथ ही रिटर्न भरने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। अभी तक 2 करोड़ 7 लाख करदाताओं ने आधार को पैन से लिंक करा लिया है। मध्य प्रदेश में किसानों की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन मंडियों में व्यवस्था न होने से और जगह की कमी के चलते खरीद नहीं हो पा रही और ऐसे में बारिश के चलते किसानों का हजारों टन प्याज बर्बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन मंडियों के बाहर किसान ट्रैक्टर में प्याज लेकर
अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के चलते खुले में रखे प्याज के खराब होने की भी आशंका बढ़ गई है, लेकिन पहले से भरी हुई मंडी में इनका प्याज लेने को प्रशासन तैयार नहीं है। बारिश में परेशान होती है, सुबह का प्याज भींग दिया, पल्ली ला के डाली, रात को आके पड़े थे ना की जगह, रात भर मच्छा खाए। अरे अब वो ला रहे हैं प्याज, किराया कहीं पटवारी का लिखा लाओ, कहीं इसका लाओ उसका लाओ, मतलब सुबह से परेशान है। 30 जून तक ही सरकार किसानों से प्याज खरीदेगी। किसानों को डर है कि अगर सरकार ने प्याज नहीं खरीदा तो उन्हें बाजार में 8 रुपए के भाव से खरीदार नहीं मिलेगा। ये दिक्कत है पानी छानी की और ये तुलाई की। अब आज मालूम पड़ी कि वो उससे पटवारी से लिखवाओ, पहले से बोली नहीं। भोपाल की करौद मंडी के 15 शेड में से 9 में करीब 8000 टन प्याज रखा है, लेकिन बारिश में सैकड़ों बोरियां भीग चुकी हैं। अब मंडी प्रशासन ने तय किया है कि वो भोपाल के अलावा दूसरे जिलों के किसानों का प्याज नहीं खरीदेगा। करीब 500 से 1000 के बोरे होंगे जो बारिश में भीग गए हैं, क्योंकि शेड में खुला हुआ है और हम मालों के द्वारा रखने उठाने में किसानों में जल्दबाजी से उठा के रखने में अंदर तक नहीं लेके गए, इसकी वजह से वो गिर गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 8 रुपए किलो की दर से 8 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक 4 लाख टन ही खरीद हुई है। साथ ही इसके भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड के बेरिया गांव में गौहत्या के शक में भीड़ ने एक मुस्लिम परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित के घर के पास मरी हुई गाय को देखकर भीड़ भड़क और गांव में रहने वाले मुस्लिम परिवार के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने उस्मान अंसारी के पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया और उसके मकान में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उस्मान उसके परिवार की जान बचाई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है। तकरीबन 12 की संख्या में हम लोगों ने अरेस्टिंग की है और सबों को डिटेन करके हम लोगों ने थाने में रखा हुआ है। इसके अंदर जितने संवेदनशील क्षेत्र थे यहाँ के आसपास, उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे रात से ही कंटिन्यूअस फ्लैग मार्चिंग हो रही है। दुनिया भर में एक बार फिर बड़ा साइबर हमला हुआ है। पी-ट्रैप नाम के इस वायरस ने रूस, ब्रिटेन और यूक्रेन समेत कई देशों में सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ा। मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का सिस्टम भी इसकी चपेट में आया, जिसके चलते पोर्ट का काम ठप पड़ गया। सरकार का कहना है कि रैंसमवेयर अटैक से निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और इस पर नज़र रखी जा रही है। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही। नमस्कार।